नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। लोकसभा चुनाव 2024 का 5th फेज़ मुंबई में होने वाला है और महाराष्ट्र का आखिरी फेज़ भी है। हमारे साथ हैं मिहिर कोटेचा जी, जो कि लोकसभा कैंडिडेट हैं नॉर्थ ईस्ट मुंबई से। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार जनता वोट करेगी और मोदी 3.0 में आगे की क्या रणनीति रहेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिहिर। प्रणाम प्रणाम। सब मोदी जी ने जो फर्स्ट रोड शो किया महाराष्ट्र में, वो आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, कैसा महसूस हो रहा है? ये तो हमारा भाग्य है कि देश के विकास पुरुष, युग पुरुष, देव पुरुष यह स्वयं मेरे मतदार संघ में रोड शो करने आए और यह मुंबई का पहला रोड शो था और पूरा घाटकोपर विभाग यह मोदीमय हो गया था। एनर्जी थी, हाई इमोशंस थे, पूरा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइंग था और इतना ही नहीं, पूरा परिसर मोदी 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 इस नाम से गूंज उठा था। कितनी पक्की है मोदी की गारंटी इस बार? मोदी की गारंटी पे कोई संदेह नहीं है। मोदी की गारंटी 100% होती है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के, क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज करीबन 64 दिन हो गए हैं मेरी उम्मीदवारी घोषित होकर के। मेरे मतदार संघ के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। क्रमांक 1 है कि मुलुंड में एक नाहूर में बहुत बड़ा लैंड पार्सल है रेलवे का। वहाँ पर अभी कल ही वैष्णव जी आए थे, रेल मंत्री। उनको मैंने निवेदन भी दिया कि वहाँ पर मुलुंड टर्मिनस उभारा जाए। मुलुंड, भांडुप, विक्रोली में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे कोंकणी लोग रहते हैं, उसी प्रकार से कच्छ के भी बहुत लोग रहते हैं। तो मैं यह चाहता हूँ कि मुलुंड में टर्मिनस बने और पहली ट्रेन जो वहाँ से छूटे वह कोंकण एक्सप्रेस हो और दूसरी यह कच्छ एक्सप्रेस हो। मुलुंड टर्मिनस का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए, हम है ना गणेशोत्सव में हर साल स्पेशल ट्रेन्स बुक करके छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो कोंकणी भाई हैं वह परिवार सहित हर साल गणेशोत्सव में अपने गांव जाते हैं और तभी ट्रेन्स की किल्लत होती है। दूसरा, ये एसटी बसों से प्रवास करते हैं, बाय रोड प्रवास करते हैं। तो अगर इनके लिए मुलुंड से ही अगर कोंकण एक्सप्रेस चले तो इनको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि एक जो पैसेंजर ट्रेन है जो कोंकण के हर गांव रुकती है वह दीवा स्टेशन से छूटती है सुबह 4:30 बजे। तो मुलुंड, भांडुप और विक्रोली के जो हमारे लोग हैं उनको रात की लास्ट लोकल ट्रेन 12:50 की पकड़ के दीवा जाना पड़ता है और दीवा वह 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। फिर करीबन परिवार, बच्चों के समेत 3.5 घंटा वह प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, क्योंकि ये जो पैसेंजर ट्रेन है सुबह 4:30 बजे छूटती है। जैसा कल वैष्णव जी ने बताया भी कि हाँ, यह बिल्कुल होगा, तो इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमने भी देखा कि हाल ही में राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ। कैसी भावना थी और आप अगर अपना बारे में बताएं कि कब से जुड़े हैं आप इस राम मंदिर की मुहिम? देखिए, 1989 में जब मैं करीबन 15 साल का था तब शिला पूजन यह किया जा रहा था। मेरे पिता स्वर्गीय चंद्रकांत कोटेचा जी यह विश्व हिंदू परिषद के मुलुंड विभाग के अध्यक्ष थे। तो मेरे विभाग में मैं घर घर जाकर शिला देने का काम करता था और 1 हफ्ते के बाद उसका शिला पूजन होने के बाद वह शिला वापस लाने का काम मैंने किया है। तो राम मंदिर यह हमारे लिए हमारी आस्था का विषय है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम फिर एक बार अपने भव्य दिव्य मंदिर में आए हैं। और अगर मैं मेरी बात कहूँ तो हम रघुवंशी हैं, तो हमारे लिए तो हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम अपने मंदिर में आ गए हैं, तो जीवन में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जो विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो विकसित भारत में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेक्स्ट टर्म में क्या क्या काम करने वाले हैं? विकसित भारत के तहत मानखुर्द और विक्रोली का डंपिंग ग्राउंड ये हमको बंद करना है। 2025 में हम पूरी ताकत से इसको बंद कर देंगे और 3 साल के अंदर ये जो वहाँ पे वेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है उसको ट्रीट करके डिस्पोज करेंगे। उसी प्रकार से झोपड़पट्टी पुनर्वसन को गति देना और पूरे मतदार संघ को झोपड़पट्टी मुक्त करना, यह भी एक मेरा संकल्प है। भांडुप विक्रोली परिसर में एक भी
नाट्यगृह नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि चुन के आने के बाद मैं वहाँ पे वह बनाऊँ ताकि वहाँ के स्थानिक लोग अपनी जो मूल परंपरा संस्कृति है उससे जुड़ सके। आज ये पूरे परिसर में एक भी नाट्यगृह नहीं है। उसी प्रकार से तरुणों के लिए, युवकों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना। अगर हमने सही फैसिलिटी दी ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, तो निश्चित ही उत्तर पूर्व मतदार संघ से भी हम ओलंपिक में एक मेडल ज़रूर लाएंगे। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या स्मॉल बिजनेस के लिए महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है? देखिए, मोदी जी ने तो संकल्प लिया है कि 3 करोड़ लखपति दीदी वह बना के रहेंगे, और अगर मोदी जी ने संकल्प लिया है तो निश्चित ही पूरा होगा। ये जो उनका नारा है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, वोकल फॉर लोकल, तो उसी प्रकार से मेरे मतदार संघ में भी बहुत सारे एक्टिव बचत गट्स हैं और मैं पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से उनको पूरी मदद करूंगा ताकि जो वोकल फॉर लोकल का नारा है और हमारी स्थानिक महिलाएं स्वयं रोजगार के द्वारा अपना इनकम एक उत्पन्न भी कर पाएंगे और हमारे लोकल प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इससे हम कर्ब कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरा सवाल होगा कि यूथ के लिए क्या है, क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें गरीब भी आते हैं, युवा, अन्नदाता और नारी। तो यूथ के लिए क्या खास अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं? आज सबसे प्रॉमिसिंग फ्यूचर किसी के लिए है मोदी जी के कार्यकाल में, तो वह यूथ के लिए है, क्योंकि जिस गति से IIM, एम्स यह देश में इनका निर्माण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक ऐसा यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बार हमने हमारे विज़न को बड़ा किया है। जब हम पढ़ाई करते थे तो 3 ही ऑप्शंस होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पर आज ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखें तो युवकों के पास मोदी जी के विज़न के कारण इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं मानता हूँ स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग फॉर देम, क्योंकि इसके द्वारा उनका जो टैलेंट होगा उसमें वह स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर और पॉलिश होकर बाहर आएंगे, तो निश्चित ही उनके जीवन में वह स्वयं एक अच्छी आमदनी खड़ी कर पाएंगे। जैसे ऑपोजिशन के लोग हैं वो बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं बार बार पार्टी पे, पूरा अलायंस, इंडी अलायंस इकट्ठा हुआ पड़ा है। क्या लग रहा है, पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बहुत माइन्यूट प्लानिंग कर रहे हैं। आज मेरे मतदार संघ में मानपुर, चिराग नगर, पार्क साइड, सोनापुर, इन सभी बस्तियों में तबलीगी आके बैठ गए हैं और यह तबलीगी फतवा निकाल के बैठे हैं कि मोदी जी को रोकना है। कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि इंडी अलायंस का स्तर वह बहुत गिरा चुके हैं। उबाठा की बात करें तो हिंदुत्व चोला तो कब का उन्होंने उतार दिया है और हरा चोला पहन लिया है। जैसे कि बाला साहेब ठाकरे ने भी कहा था कि पार्टी तोड़ दूंगा पर कांग्रेस में नहीं जुड़ेंगे। अब जब ये पूरा इंडी अलायंस इकट्ठा हो गया है, उस पर आपका क्या टेक रहने? मेरा टेक बहुत सिंपल है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को, हिंदुत्व के विचारों को त्याग दिया है और राहुल गांधी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। और अब हमारे पास, आज ही मैंने एक न्यूज़ चैनल में वीडियो देखा, उससे साफ पता चलता है कि मानपुर के मौलवियों ने उद्धव ठाकरे जी को मनाया कि उनका उम्मीदवार यह संजय पाटिल ही हो, और उनका सुनकर उद्धव ठाकरे जी ने संजय पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। इससे तो साफ लगता है कि यह मेरे जो प्रत्याशी हैं नवाब संजय पाटिल या जनाब संजय पाटिल, ये सचमुच मानखुर्द के नवाब हैं। सबका साथ सबका विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं। मुंबई में मोदी के परिवार में कितने लोग शामिल होने वाले हैं? देखिए, पूरा मुंबई यह मोदी का परिवार है। जब हमने रोड शो में देखा, लाखों की संख्या में लोग अपने परिवार के मुखिया को देखने आए थे, मिलने आए थे, और मैं भी मोदी का परिवार के हाथ से लिखे हुए चित्र कह सकते हैं, प्रिंटेड टेम्पलेट्स लेके आए थे। तो लाखों की संख्या में लोग
मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार यह लेकर आए थे, तो निश्चित ही पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश यह मोदी का परिवार। अब की बार 400 पार की गारंटी क्या है? देखिए, मोदी जी का संकल्प है। मोदी जी ने अगर कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित ही 400 पार होगा। तो पब्लिक की गारंटी तो पक्की लग रही है, बाकी 4 जून को क्या रिजल्ट आता है वो पता चलेगा। देखते रहिए नॉर्दर्न नेशन। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए।